मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, इसका बेसिक मतलब क्या है, ये चैप्टर का मतलब क्या है धवल? मार्केट कैसे वर्क करता है बेसिकली, पार्टिसिपेंट्स अगर इन्वेस्ट करना है तो कैसे होता है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज कौन कौन है, बैंक्स है, कस्टोडियन है, क्लियरिंग हाउसेस है, डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, ये लोग का क्या काम है, कैसे वर्क करता है, कहाँ के थ्रू होता है। अभी इंडिया में हम लोग को खरीदना है तो एनएससी के थ्रू, बीएससी में वैसे ही देखते हैं हम लोग, तो उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन है, स्टॉक एक्सचेंज उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, अब ऐसे समझो, ठीक है, सिंपल समझते, मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट कम है तो अभी क्या होगा, जो भी कंपनीज है उनको ग्रो करना है तो वो लोग क्या बोलेंगे, इक्विटी लेने से अच्छा है मेरे को डेट तो सस्ता मिल रहा है ना, चलो डेट लेते हैं। अगर एक कंपनी सोचेगा क्या ऐसा नहीं ना, मल्टीपल कंपनीज रहेगा ना जो ये सोचेगा, तो क्या हो जाएगा, अचानक क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा बोरोइंग्स का अगर डिमांड बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा। अभी स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, कंपनीज ले रहे क्योंकि बहुत कम है कॉस्ट ऑफ डेट, तो ग्रोथ के लिए वो लोग कॉस्ट ऑफ डेट कम ले रहे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिमांड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन भी आएगा, तो गवर्नमेंट को एक टाइम के बाद क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन कम करना पड़ेगा या हैंडल करना पड़ेगा ना, कंट्रोल पे लाना पड़ेगा, तो वो क्या करता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड ज्यादा होने से वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो कंपनीज है दे वुड बी डिस्करेज्ड कि बॉस अभी यार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा है यार, तो फिर है ना मेरे को मेरा स्प्रेड कम हो जाएगा, तो एक काम करते कम करते, बराबर। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग में कम होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स वो लोग बढ़ा देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएगा, कंपनीज तो नहीं करेगी बट लोग तो सेविंग्स करेंगे ना, बैंक में एफडी बनाएंगे क्योंकि उनको क्या हो रहा है, रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, तो लेकिन बैंक सब सिर्फ सेविंग कर रहे, बराबर, कोई मार्केट प्लेस पे पैसा नहीं डाल रहा है, तो क्या होगा, वापस वो डिस्करेज करने के लिए, सेविंग्स को डिस्करेज करने के लिए वो क्या बोलेगा, एफडी का रेट्स गिराते हैं। एंड आप वैसे सोचो ना, इन्फ्लेशन रुकाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया, लेकिन उसकी वजह से क्या हो गया, सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं रुकता है, ग्रोथ भी तो रुकता है, तो जैसे थोड़ा इन्फ्लेशन कम हुआ वापस थोड़ा इंटरेस्ट रेट्स कम करते हैं। इसके लिए हमेशा ये साइकिल रहता है, पहले कम फिर थोड़ा बढ़ाएंगे फिर कम करेंगे, वो साइकिल रहता है हमेशा। समझ में आया आपको ये पॉइंट प्रॉपर? तो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट्स क्या है, अमाउंट दैट द इंडिविजुअल बिजनेसेस डिजायर टू बोरो, जितना बोरो करना है उतना ही लेंड करेंगे, तो फिर प्रॉपर इंटरेस्ट रेट आएगा, बराबर है, ये है वो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट्स। उसके बाद थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, ये हम लोग डिटेल में फिक्स्ड इनकम में करेंगे, यहाँ पे मैं जस्ट ऊपर से बताऊंगा। बॉन्ड्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, लोन्स मतलब क्या, जो बैंक्स देता है, बॉन्ड्स इशू कौन करता है, कंपनीज इशू करता है, ठीक है। बाकी जो बैंक्स देता है वो क्या हुआ, लोन्स देता है, वो दो अलग चीज है। लोन्स ट्रेड नहीं होता इतना फ्रीक्वेंटली जितना बॉन्ड्स होता है, इंडिया में तो बॉन्ड्स भी ज्यादा ट्रेड नहीं होता है, नोट्स इंटरमीडिएट लोन होता है। सिर्फ याद रखो बॉन्ड्स एंड नोट्स का डिफरेंस क्या है, ये अगेन हम लोग डिटेल में फिक्स्ड इनकम में करेंगे करके, यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में कवर नहीं कर रहा। कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म लोन्स होता है जो अच्छे कॉर्पोरेट कंपनीज इशू करती है, समझ में आया। फॉर एग्जांपल डीमार्ट करती है, डीमार्ट का बहुत स्ट्रांग है फाइनेंशियल्स, तो वो कमर्शियल पेपर इशू कर पाती है। शॉर्ट टर्म होता है 150 डेज 180 डेज, वैसे होता है कमर्शियल पेपर। अभी एक डीमार्ट क्यों कमर्शियल पेपर रेस करती है कंपेयर टू से बैंक से क्यों नहीं लोन लेती है? कमर्शियल पेपर मतलब क्या, पब्लिक से उठाती है पैसा। डीमार्ट को लोन चाहिए, या तो वो पब्लिक से ले सकती है या तो बैंक से ले सकता है। बैंक क्या बोलता है कि 9% देना पड़ेगा, पब्लिक क्या बोलता है 8.8% पे दे दो चलेगा हम लोग को। तो मेरे लिए एज डीमार्ट मेरे लिए बेनिफिट क्या है, पब्लिक से उठाऊँ तो मैं बैंक से लोन लूँगा क्या, नहीं, उसको हम बोलते हैं कमर्शियल पेपर, सिंपल। उसके बाद टी बिल्स जो गवर्नमेंट इशू करता है शॉर्ट टर्म, ठीक है। अभी वो कैसे कन्वेंशन में करता है, क्या करता है, वो सब अगेन फिक्स्ड इनकम में होगा। टी बॉन्ड्स भी होता है जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करता है लॉन्ग टर्म। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो होता है वो बैंक्स इशू करती है। उसके बाद वारंट्स करके एक कंसेप्ट है, सुना है, एफआरए में किया था, क्या था, कम पैसे में बोल नहीं सकते, एक फिक्स्ड इसमें देंगे। फॉर एग्जाम्पल वारंट्स एज अ स्वीटनर काम करता है। अभी आप ऐसे समझो कि वारंट्स एक एडिशनल सिक्योरिटी है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टार्टअप कंपनी का एग्जाम्पल से करते हैं, इसके पहले मैंने एफआरए में बताया था वारंट्स
क्या था FRA में, क्या बताया था बोलो? मतलब नया कंपनी स्टार्ट किया तो जो इन्वेस्टर है उसको बोलते हैं कि अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो तू कम प्राइस में बाद में तू हम लोग से ले सकता है, ऐसा होता है। देखो सिंपल है, स्टार्टअप कंपनी का एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ऐसे हुआ कि मेरे को लोन चाहिए, मैं स्टार्टअप कंपनी हूँ, ठीक है, तुम लोग इन्वेस्टर्स हैं, तो अभी मुझे लोन चाहिए थोड़ा, तो आप लोग बोलते हो कि लोन ठीक है, मैं ना 18% या 18% पे देता हूँ, ठीक है, तो मैंने बोला चलेगा। तो अब आप सोचते हो ये कंपनी, आप मेरे को लोन क्यों दे रहे हो 16% पे? क्योंकि आपको लगता है कि मैं रिटर्न कर पाऊंगा। अभी आप सोचते हो यार मैं मनोज की कंपनी में दे तो दूंगा, बट ना मुझे, अगर कंपनी मनोज का कंपनी चल गया तो मेरे को तो कितना मिल रहा है, सिर्फ 16% ही मिल रहा है यार, और लेकिन रिस्क क्या है, कुछ नहीं हुआ तो मेरे को 16% भी नहीं मिलेगा, बट मुझे लगता है मनोज का कंपनी चल जाएगा, लेकिन ना मुझे 16% से ज़्यादा चाहिए यार, क्योंकि लोन तो उसने 3 साल का ही उठाया है, मेरे को तो उसके अपसाइड पे भी चाहिए। हो सकता है ना, क्योंकि अभी आप हेल्प कर रहे हो तो आप यू वुड वांट मोर, तो आप बोलते हो शी यार मेरे को इतना खुशी नहीं मिल रहा है, तो मैं बोलता हूँ एक काम करते, इसको ना एक तरीके का लॉलीपॉप देता हूँ, जैसे बच्चे लोगों को कैसे देते हैं वैसे एक तरीके का लॉलीपॉप दे सकता हूँ। तो वो मैं क्या करता हूँ एज अ स्वीटनर, इसके लिए उसको फाइनेंस में स्वीटनर्स बोलते हैं, लॉलीपॉप जैसे समझो। तो मैं बोलता हूँ डेट के साथ साथ ना मैं आपको एक वारंट देता हूँ। वो वारंट क्या रहेगा कि आज से 2 साल बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो एट सपोज 20 रुपीज़। आपको लगता है कंपनी का वैल्यू है ना एक शेयर का 20 से तो ज़्यादा हो ही जाएगा, चलो अनलिस्टेड है तो अनलिस्टेड के हिसाब से वैल्यूएशन करके, या पब्लिक लिस्टेड है तो पब्लिक के हिसाब से। पब्लिक का तो हम लोग को लिक्विड है, मार्केट्स में दिख जाता है, प्राइवेट है तो हम लोग को खुद से कंपनी एनालिसिस करना पड़ता है, जो थोड़ा हार्ड रहता है। बट हैविंग सेड दैट, अज्यूम कर लो कि 20 रुपीज़ पे वारंट दे रहा हूँ मैं आपको, तो आप क्या सोचते हो कि आज से मैं, एक तो 16% तो मिलेगा ही 3 साल, उसके बाद 2 साल के बाद है ना अगर मनोज का कंपनी चल गया तो कंपनी का वैल्यूएशन 50 रुपया हो जाएगा एक शेयर का, मेरे को सिर्फ 20 रुपया देना पड़ेगा लेकिन 50 का मुझे मिल जाएगा शेयर, तो प्रॉफिट है ना। 20 देना पड़ेगा आपको, आपको 50 रुपये का मिल रहा है, आप सीधा मार्केट में बेच के भी मिल जाएगा पैसा। ये होता है वारंट्स, समझ में आया? बट वारंट्स का प्रॉब्लम क्या है, डाइल्यूशन होता है ईपीएस पे। किया था ये हम लोग ने, बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस, उसके बाद रिलेट करो एफआरए, इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद हम लोग 2-3 कंसेप्ट और पे आएंगे। म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स 2 तरीके के होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड। क्या होता है डिफरेंस बोलो? ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड। ओपन एंडेड आई थिंक एक पीरियड नहीं रहता, उसका लॉक इन पीरियड नहीं रहता। क्लोज्ड एंडेड बराबर, ओपन एंडेड में कभी भी कोई भी आके इन्वेस्ट कर सकता है, परपेचुअली चलता है वो। क्लोज्ड एंडेड कैसे रहता है, न्यू फंड ऑफर रहता है, वो लोग बोलते हैं 7 ईयर्स 8 ईयर्स का ही फंड है। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों मतलब कोई ओपन एंडेड में डालेगा, क्यों कोई क्लोज्ड एंडेड में डालेगा? क्लोज्ड एंडेड का क्या पर्सपेक्टिव है? क्लोज्ड एंडेड में ऐसा है कि मुझे ना बीच बीच में पैसा नहीं आएगा, मतलब अभी सपोज हम लोग ये वाला लेते क्लोज्ड एंडेड फंड, मिलके मुझे 1 करोड़ रुपया आया, अभी 1 करोड़ को मुझे 7 साल में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स देना है। अभी अगर यही मैंने एक प्लान रखा रहेगा ना कि 7 ईयर्स है, मतलब मैं चर्न नहीं करूंगा, कुछ नहीं होगा, या बीच में मैं नहीं कुछ करूंगा, बीच में मेरे को किधर नहीं डालना पड़ेगा, मैं स्टार्टिंग में अभी डाल सकता हूँ क्योंकि अभी अच्छा टाइम लग रहा है मेरे को। ओपन एंडेड में क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि बीच बीच में पैसा आएगा, पर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी वो टाइम पे ओवर वैल्यूड रह सकते हैं ना, बीच बीच में आ रहा है तो, या ऐसा हो सकता है मुझे लग रहा है आज के तारीख में कुछ भी नहीं डालना चाहिए यार, तो क्या होगा उसके वजह से कैश ड्रैग हो जाएगा। कैश ड्रैग मतलब ऐसे समझो, ओपन एंडेड फंड्स है, 1 करोड़ है, अभी आप मुझे 10 लाख दे रहे हो, बट मुझे लग रहा है यार अभी पूरा ओवर वैल्यूड है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डालता ही नहीं हूँ आपका, मैं कैश में ही रखता हूँ या तो लिक्विड फंड्स में रखता हूँ। लिक्विड फंड्स का लेकिन रिटर्न्स भी तो कम है ना, तो ओपन एंडेड फंड्स में प्रॉब्लम क्या है कि आपका टोटल पोर्टफोलियो तो 1 करोड़ प्लस 10 लाख दिखेगा ना, लेकिन 10 लाख में से तो रिटर्न्स ही नहीं आ रहा है, हार्डली कुछ आ रहा है, लिक्विड फंड है, तो क्या हो जाएगा आपका टोटल पोर्टफोलियो का रिटर्न्स में कैश ड्रैग आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? एंड म्यूचुअल फंड्स में ये भी प्रॉब्लम है ओपन एंडेड में कि आप लोग पैसा दोगे, अभी आप 10 लाख दे रहे हो मुझे, मेरे को कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है ना, चलो स्टार्टिंग में मैंने लिक्विड फंड्स में डाला, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं तो डालना है ना। प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना ओपन एंडेड फंड्स में, फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है कि इतना पैसा है अभी कहीं तो डालना पड़ेगा करके वो लोग कभी कभी ना ग्रेट कंपनीज को छोड़ के नॉर्मल कंपनीज में भी डालने को चालू कर देते, जिसकी वजह से आपका रिटर्न्स ओवरऑल कम हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ बता रहा हूं मैं, ये प्रॉब्लम हो सकता है ओपन एंडेड में। क्लोज्ड एंडेड में वैसा नहीं आएगा,
बट क्या है कि जब न्यू फंड ऑफर 1-2 महीने का जो टाइम टेन्योर है तभी आपको देना पड़ेगा, उसके बाद नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? उसके बाद वुड बी परपेचुअल, वुड हैव फिक्स्ड टेन्योर, ठीक है। परचेस्ड एंड सोल्ड एट एनएवी। एनएवी क्या है? नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो, 5 इन्वेस्टर है, सबने 10-10 रुपया दिया है, कितना है? 50। वो 50 में से मैंने पूरा 50 इन्वेस्ट कर पाऊंगा क्या? मैं खुद भी तो चाहिए ना। मैं अगर एक म्यूचुअल फंड हूँ या मैं अगर एक पीएमएस हूँ, मेरा खुद का एयूएम फीस जाएगा, है कि नहीं? एसेट अंडर मैनेजमेंट मैं मैनेज कर रहा हूँ तो उसका 2%, या सपोज 50 रुपये में से मैंने ले लिया 2 रुपया ले लिया, और बाकी फिर ऑपरेशनल खर्चा, या चलो ऑपरेशन खर्चा नहीं, वो एयूएम में आ जाएगा 2 रुपया, प्लस मैंने कुछ प्रॉफिट किया तो वो, तो मेरा नेट एसेट वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे बैलेंस शीट में? आप लोगों ने दिया कितना रुपया मुझे? 50। उसमें से 1 साल का जो मैनेजमेंट फीस है वो भी मैं लूंगा, तो नेट मेरा कितना हो जाएगा? 48। तो एनएवी कितना हुआ? 48। इवन तो आपने मेरे को 50 दिया, कितना हो गया एनएवी? 48। सिंपल है। नेट एसेट वैल्यू, एसेट माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में आएगा ना मैनेजमेंट फीस पेएबल, पे नहीं किया एक्चुअल में बट पेएबल। तो एसेट इज 50, पेएबल इज 2, कितना हो गया? 48। समझा आपको? ये जो क्लोज एंडेड फंड्स है ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, इस पे मैं आता हूं ईटीएफ्स पे। ये जो होगा ये हमेशा नैव पे होगा। अभी आप ऐसे समझो, एक क्लोज एंडेड फंड है, क्लोज एंडेड फंड एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। अभी मेरे को एक बात बताओ, एक अगर पोर्टफोलियो मैनेजर है जो सुपर्ब रिटर्न्स दे रहा है, ठीक है, आप लोग 5 लोग हो जो इन्वेस्टेड थे, अभी रिटर्न्स आपको तो मस्त मिल रहा है, एनएवी है ना 1 यूनिट का सपोज 10 रुपये है। अभी मुझे एक बात बताओ, आप लोग 5 लोगों का रिटर्न्स एकदम मस्त है देख के, बाकी लोग भी चाहेंगे ना, अरे यार मुझे भी इन्वेस्ट करना है यार ये फंड में, कुछ चांस है क्या? हो सकता है। एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, तो नॉर्मली ये सिचुएशन होता है क्लोज एंडेड में कि इसका डिमांड है ना ज़्यादा रहता है सप्लाई से, क्योंकि अगर आपको एकदम सही रिटर्न्स मिल रहा है, वुड यू वांट टू ट्रेड योर शेयर्स? नहीं ना। अच्छा मिल रहा है ना रिटर्न्स, तो आप सप्लाई करने को राजी नहीं होंगे ना इतना जल्दी, लेकिन डिमांड तो ज़्यादा रहेगा, बराबर? तो डिमांड अगर ज़्यादा है सप्लाई से तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। बट हाँ, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अच्छा ही नहीं हो रहा है, आपको फंड का रिटर्न्स अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप बोल रहे हो मेरे को निकलना है यार ये फंड से, कोई ले लो ना एक्सचेंज से। तो इन दैट केस क्या होगा? सप्लाई ज़्यादा रहेगा डिमांड से, तो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट पे मिलेगा। इसके लिए क्लोज्ड एंडेड फंड्स क्या है? वो ट्रेड एट ए डिस्काउंट और प्रीमियम। वो ट्रेड एट ए डिस्काउंट और प्रीमियम। प्रीमियम पे तब रहेगा जब स्टेलर रिटर्न्स आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है रिटर्न्स, मार्केट को बीट नहीं कर पा रहे बेंचमार्क को, तो डिस्काउंट पे जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है एंड फिक्स्ड है। यहाँ पे यूनिट्स फिक्स्ड है क्या? नहीं। यहाँ पे ओपन एंडेड में यूनिट्स बढ़ाते जा सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल 5 लोग हैं, कल 6वां भी आया तो चलेगा, वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। क्या किया मैंने? फर्स्ट एनएवी 50 है, 5 लोगों ने इन्वेस्ट किया 10 रुपया, तो एनएवी 50 हुआ। अज्यूमिंग एयूएम सब नहीं है, फीस नहीं है, मैंने लायबिलिटीज कुछ नहीं लिया है। अभी है ना, ये पोर्टफोलियो बड़ा कैसे हो सकता है? मेरा एनएवी कैसे बढ़ सकता है? 2 वजह से बढ़ सकता है, 2 रीजंस की वजह से। एक तो 5 इन्वेस्टर के जगह पे अभी 6 इन्वेस्टर आ गए, तो भी मेरा एनएवी बढ़ेगा ना। अज्यूम करते कि मेरा उसके अंदर का स्टॉक्स का वैल्यू नहीं बढ़ा, लेकिन अभी 5 इन्वेस्टर के जगह पे 6 हुआ, तो कितना हो जाएगा? 10 10 10 10 10 10 10, तो 60 हो गया ना एनएवी। बट वो किसकी वजह से बढ़ा? क्योंकि एक एक्स्ट्रा आदमी आया है, इसके वजह से। एंड दूसरा रीजन क्या हो सकता है? ऑब्वियसली अगर मेरा यूनिट्स बढ़ा, तो मतलब मैं अगर स्टॉक्स ही मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मेरा ये 10 का 12 भी तो हो जाएगा, तो मेरा एनएवी 2 रीजंस की वजह से बढ़ेगा। एक कि अगर इन्वेस्टर बढ़ रहा है, सेकंड अगर मेरा वैल्यू बढ़ रहा है तो उसके अंदर का। परफेक्ट। क्लोज्ड एंडेड में कैसे बढ़ सकता है? सिर्फ वैल्यू बढ़ेगा तो बढ़ सकता है। क्लियर है अभी कंसेप्ट? ईटीएफ जो होता है ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, वो है ना बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स लेता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का मतलब क्या है? एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि वो क्लोज्ड एंडेड फंड्स जैसा हुआ। बट क्लोज्ड एंडेड फंड्स में अगर फंड परफॉर्मर, अगर जो मैनेजर है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ज्यादा यूनिट्स दे नहीं सकता ना। बट ईटीएफ्स में ना अगर करना है तो वो कर सकता है। तो ओपन एंडेड का भी एक फीचर आ गया, यानी कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हुआ ना। ओपन एंडेड एक्सचेंज पे ट्रेड होता है क्या? नहीं। क्लोज्ड एंडेड फंड्स एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, लेकिन और नया यूनिट्स ले सकता है क्या? और इन्वेस्टर्स को ले सकता है क्या? नहीं। बट ईटीएफ्स दोनों कर सकता है। समझ में आया? ईटीएफ्स बेसिकली बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स ले रहा है।
समझा आपको? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मतलब एक्सचेंज में भी ट्रेड करेगा जैसा क्लोज ट्रेडेड करेगा, लेकिन अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो और यूनिट्स दे सकता है और इन्वेस्टर्स को ला सकता है ऑन बोर्ड। परफेक्ट है, ठीक है, ये लिख लो।